गुड इवनिंग स्टूडेंट। जूलॉजी वन शॉट वीडियो लेक्चर सीरीज में पुनः आपका स्वागत है। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। तो क्या है जनन स्वास्थ्य, क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसको समझते हैं। अब जनन स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य। WHO के अनुसार यहाँ पर परिभाषा दी गई है जनन स्वास्थ्य की, और जनन से संबंधित सभी पहलुओं को के साथ क्या क्या रखा गया है यहाँ पर, शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। 4 पहलुओं को शामिल किया गया है। पहला शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए, मतलब शुक्राणु और अंडाणु उत्पन्न करें। भावात्मक, उसके भाव बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, प्रेमपूर्ण होना चाहिए। तीसरा क्या है, व्यवहार, उसका व्यवहार जानवरों जैसा ना हो, मनुष्य जैसा हो। अगला है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब है यहाँ पर, सामाजिक स्वास्थ्य का सीधा सीधा मतलब है कि वो समाज के नियमों का क्या करता हो, पालन करता हो, समाज में रहता हो। ये सारे अगर पहलू उसके सही है तो वो जनन रूप से क्या होगा, स्वस्थ होगा, जनन स्वास्थ्य उसका रहेगा। यही WHO की परिभाषा है। आगे चलते हैं। जनन स्वास्थ्य की समस्याएं। जनन स्वास्थ्य की समस्याएं क्या क्या है, फिर इनकी कार्यनीति देखेंगे, कैसे जनन स्वास्थ्य को बढ़ाया जाए। तो पहली समस्या है हमारी जनसंख्या वृद्धि। जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, जनन स्वास्थ्य उतना ही घटेगा। माता का स्वास्थ्य, अगर मां स्वस्थ नहीं है तो बच्चा स्वस्थ होने वाला नहीं है। मैटरनल मोर्टेलिटी दर और इन्फेंट मोर्टेलिटी दर का बढ़ना, मां की मृत्यु दर और बच्चे की मृत्यु दर का क्या हो जाना, बढ़ जाना। और पति पत्नी का भविष्य, क्योंकि अगर जल्दी शादियां हो गई तो पति और पत्नी दोनों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, वो एजुकेशन नहीं कर पाएंगे और मुख्यतः कौन नहीं कर पाएगी, पत्नी। ये सब जनन से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हैं हमारे पास। इनको कैसे हटाया जाए, इनको हटाने की अगर हम बात करें तो जनन स्वास्थ्य की कार्यनीति अगर हम देखें तो इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन कहा जाता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम अब हो गया है परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। इनकी शुरुआत 1951 में हुई। फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन, या इसी को नाम दिया है परिवार कल्याण। और इस कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई है वो कब हुई है, 1951 में इसकी शुरुआत हुई है। और इसका एक ही नारा था, हम दो हमारे दो। और इसका एक और अब नारा बदल गया है, हम दो हमारा एक। मतलब फैमिली प्लानिंग का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर है कि किस प्रकार से फैमिली को बनाना है, कब शादी करना है, शादी के बाद में पहला बच्चा कितने अंतराल पर हो, 3 साल के अंतराल पर हो, पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर हो, और दूसरे बच्चे के बाद में ऑपरेशन करवा ले फिर तीसरा बच्चा ना हो। ये सब फैमिली प्लानिंग के या परिवार नियोजन की सब कार्यनीतियां थी। जनन संबंधी और आवधिक क्षेत्रों में इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH नाम से प्रसिद्ध है। तो इस RCH मतलब जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम भी चल रहा है यहाँ पर। ये सब परिवार नियोजन, परिवार कल्याण के ही सब कार्यक्रम थे यहाँ पर। अगला है श्रव्य और दृश्य, ऑडियो विजुअल और मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। और ये सब क्या कर रहे हैं, विभिन्न उपाय कर रहे हैं। हम ऑडियो विजुअल एड्स दे रहे हैं कि हम पोस्टर लगाएं, हम टीवी में दें, रेडियो में दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जन स्वास्थ्य को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को
सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास ना करें और उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं का से छुटकारा मिल सके। विद्यालयों में भी यौन शिक्षा की शुरुआत करना चाहिए ताकि बच्चों को सही जानकारी मिल सके। आगे अगर हम बात करें तो लोगों को जनन अंगों, किशोरावस्था और उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित एवं स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचालित रोग जैसे एसटीआईज, एड्स के बारे में जानकारी, विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वास्थ्य जीवन बिताने में सहायक होती है। तो हमें किशोर अवस्था मतलब 12 से लगाकर 18 वर्ष के बीच में जब बच्चा जवान होने के कगार पर पहुंच गया तब उसे इन सारी चीजों के बारे में सही से जानकारी देना जनन स्वास्थ्य को बढ़ाने के में लाभदायक हो सकता है। लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जननक्षम जोड़ी तथा वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य हैं उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रक गर्भ निरोधक विकल्प, हमको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का भी प्रयोग करवाना है। जो जननक्षम हो चुके हैं जोड़े उनको, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, माँ और बच्चे की प्रसवोत्तर पोस्टनेटल, बच्चा जब जन्म ले ले उसके बाद देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान के महत्व, लड़का लड़की को समान महत्व एवं समान अवसर देने की जानकारियों आदि के जागरूक स्वास्थ्य परिवारों का निर्माण होगा। इन सारी चीजों से एक जागरूक परिवार का क्या होगा, निर्माण होगा। कि बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान ही करवाना है, बोतल का दूध नहीं पिलाना है, ये सब चीजें किस तरह से बच्चे को पालना है, इसलिए गवर्नमेंट ने अब आंगनवाड़ी की व्यवस्था शुरू की है, वहां सारी बातें सिखाई जाती हैं। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे कि यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है ताकि लोग इन्हें रोकने एवं जन्मात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। जनसंख्या वृद्धि जो तेजी से हो रही है, अनियंत्रित हो रही है, उसको रोकने के क्या करने हैं उपाय। साथ ही साथ यौन संचालित रोग जैसे हमारे पास हेपेटाइटिस बी है, एड्स है, ऐसे रोगों के बारे में जानकारी दे ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें। ये सब इसी प्रोग्राम का हिस्सा है। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि सगर्भता, प्रसव, यौन संचालित रोगों, गर्भपात, गर्भ निरोधकों, ऋतुस्राव, महामारी संबंधी समस्याओं, बांध्यता आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। इन सब चीजों की भी क्या है आवश्यकता। क्या किन किन चीजों की सगर्भता, प्रेगनेंसी के बाद में प्रसव, जब बच्चे का जन्म हो, यौन संचालित रोग, गर्भ निरोधक उपाय, कैसे बच्चों के बीच में अंतर रखना है, ऋतुस्राव, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सब की जानकारी देना बहुत क्या है आवश्यक। चलो आगे यदि हम चले यहाँ से तो अगला जो हमारा टॉपिक है उल्बवेदन एमनियोसिंथेसिस। क्या है ये? एमनियोसिंथेसिस में एक एमनियोटिक द्रव में घुले पदार्थों व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। ये हमारा गर्भाशय, ये हमारा क्या है गर्भाशय, और इस गर्भाशय में ही यहाँ पर बच्चे का भ्रूण का हो रहा है विकास। ये हमारा रखा हुआ है भ्रूण यहाँ, और ये भरा है एमनियोटिक द्रव, ये भ्रूण और ये एमनियोटिक द्रव है। इसको एक बड़ी सी निडल लेकर इस निडल के द्वारा इस एमनियोटिक भ्रूण को, इस एमनियोटिक द्रव को कहाँ निकाला जाता है? बाहर। और एमनियोटिक द्रव को बाहर निकालकर उसमें पदार्थों और विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन। इस प्रक्रिया का नाम है एमनियोसिंथेसिस। इस विधि से भ्रूण में होने वाले विभिन्न अनुवांशिक विकार, भ्रूण में होने वाले विभिन्न अनुवांशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का क्या लगाया जाता है? पता लगाया जाता है इस एमनियोसिंथेसिस प्रक्रिया से। लेकिन अब यह भारत में बैन हो चुकी है तथा जनन संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन यह भारत में क्या हो चुकी है? बैन।
खतरनाक बीमारियों का ये पता लगाती, लेकिन हम इसका पता लगाने की जगह हम क्या पता लगा रहे हैं, हम ये पता लगा रहे हैं इस टेक्निक से कि लड़का होगा कि लड़की, और अगर लड़की हुई तो हम भ्रूण हत्या कर रहे हैं। इसलिए एमनियोसेंटेसिस को भारत में क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। अगला टॉपिक है जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण। विश्व की जनसंख्या देखें तो 1900 में 2 अरब थी, 2000 पहुंचते पहुंचते 6 अरब हुई, 3 गुना बड़ी 100 साल में। और 2011 में 7.2 और 2012 में 8 अरब पहुंच चुकी है विश्व की जनसंख्या। और भारत की जनसंख्या देखें तो 2000 में 1 अरब और 2011 में 1.2 अरब और 2024 में 1.42 अरब तक पहुंच चुकी है। मतलब अगर इस तरह से देखें तो पूरे विश्व में हर छठा सातवां व्यक्ति आपको कौन दिखाई देगा, भारतीय दिखाई देगा, क्योंकि जनसंख्या इतनी है हमारे देश की। जनसंख्या विस्फोट के कारण क्यों इतनी जनसंख्या बढ़ी? मृत्यु दर में तीव्र गिरावट, मृत्यु दर कम हो गई, मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, इनमें भी कमी आई। जन्म जब देती थी बच्चे को माँ, तो माँ की मृत्यु हो जाती है और कभी कभार बच्चे की भी, भ्रूण की भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो कम हो गया है। मृत्यु दर कम हो गई क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी बढ़ चुकी है हमारे पास। साथ ही साथ जनन आयु के लोग की संख्या में वृद्धि हो रही है। जो प्रजनन कर सकते हैं 18 से लगाकर 40 तक के व्यक्तियों की संख्या भारत में तेजी से बढ़ी है। इससे जनसंख्या का क्या हुआ है, विस्फोट। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, अगर इतनी जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या समस्याएं आएंगी? वृद्धि दर से मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव होगा। मूलभूत आवश्यकताएं हमारी क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। अन्न, आवास, कपड़े। रोटी, कपड़ा, मकान हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, और इनका अभाव हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि होने से। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, ये सारे दुष्प्रभाव है इसके। अगला हम देखें जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम। आखिरकार इस जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है? लघु परिवार, हम दो हमारा एक, 3 सदस्य का परिवार को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का क्या करना है, प्रयोग अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए लोगों को कि गर्भ निरोधक उपाय अपनाओ ताकि लघु परिवार बन सके। संचार माध्यमों में विज्ञापनों के साथ साथ सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए हम यहाँ क्या करें, पोस्टर व पर्चे चिपकाएं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएं हम कि लघु परिवार क्या हो, बढ़ावा दें। और इन विज्ञापनों के माध्यम से हम, इन संचार के माध्यमों से हम जनसंख्या वृद्धि को कम कर सकते हैं। विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए फिक्स की जाए 18 वर्ष और पुरुष के लिए फिक्स की गई है 21 वर्ष। क्यों? क्योंकि अगर जल्दी या शादी हो गई तो वो जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करेंगे और गड़बड़ें पैदा करेंगे, जनन स्वास्थ्य घटेगा। तो 18 और 21 वर्ष फिक्स किए गए हैं लड़का और लड़की के लिए। और जो लघु परिवार है उनको प्रोत्साहित करना है, उनको इंसेंटिव्स देना है। इस तरह जनसंख्या वृद्धि की क्या की जा सकती है, रोकथाम। अब अगर हमको जनसंख्या वृद्धि को रोकना है तो सबसे कारगर है हमारे पास गर्भ निरोधक उपाय। और एक गर्भ निरोधक का मतलब है गर्भ धारण करने से रोकती है ये प्रक्रियाएं। और एक आदर्श गर्भ निरोधक क्या होना चाहिए? एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने, प्रयोगकर्ता के हित की क्या करे, रक्षा, आसानी से उपलब्ध हो सके, प्रभावी तथा जिसका कोई अनुशंगाई प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं हो। मतलब इसका रिजल्ट 100% हो लेकिन साइड इफेक्ट ना हो, और हो तो भी कम से कम हो। इसके साथ ही या उपयोगकर्ता की कामेच्छा, उपयोग कर रहा है उस व्यक्ति की कामेच्छा और प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक ना हो, और मैथुन करने में बाधा ना पड़े। ऐसी एक आदर्श गर्भ निरोधक की हम क्या कर रहे हैं, कल्पना। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो गर्भ निरोधक उपायों को ही अब हमको क्या करना है, समझना है। और गर्भ निरोधक उपायों में अगर हम बात करें तो अनचाहे गर्भ को रोकने के हमारे पास कितने उपाय हैं? 2। पहला है हमारे पास 2 मुख्य विधियां हैं, स्थायी विधि और दूसरा है, पहली है अस्थायी विधि और दूसरा है स्थायी विधि।
ये 2 विधियां हैं जिससे आप अनचाहे गर्भ को रोक सकते हो और इन विधियों को ही हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहली विधि हम देखने वाले हैं वो क्या है? अस्थायी विधि, टेम्परेरी मेथड। इस विधि को हटाने पर पुनः गर्भ धारण हो जाता है। विधि हटा ली फिर पुनः गर्भ धारण हो जाएगा। विधि का आपने प्रयोग किया तो गर्भ धारण नहीं होने देगी। अस्थायी विधि इसलिए क्योंकि इसको हटाने के बाद पुनः गर्भ धारण हो जाता है। अब इस अस्थायी विधि में फिर हमने इसके अलग अलग विभाजन किए हैं। सबसे पहला है हमारा प्राकृतिक विधियां। अस्थायी विधि में सबसे पहली विधि है प्राकृतिक विधियां। इन विधियों में अंडाणु व शुक्राणु के संगम को रोका जाता है, पर यहाँ किसी यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए तो इसका नाम क्या रखा है? प्राकृतिक विधियां। अंडाणु और शुक्राणु के संगम को, मिलन को रोकना है, लेकिन कोई यंत्र का प्रयोग नहीं होगा, प्राकृतिक रूप से रोका जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे पहला जो हमारा विधि है वो कौन सी है? स्तनपान अनार्तव लैक्टेशनल एमोनेरिया। सबसे पहली विधि हमारी यहाँ आती है सामने। क्या है इसमें? स्तनपान अनार्तव लैक्टेशनल एमोनेरिया विधि भी इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंड उत्सर्ग और आर्तव चक्र शुरू नहीं होता है। क्या क्या शुरू नहीं होता है? 2 मुख्य बातें याद रखना है आपको। यही तो प्रश्न आएंगे यहां से कि इस स्तनपान अनार्तव में जब स्त्री बच्चे को जन्म दे दे, उसके बाद बच्चे को लगातार भरपूर स्तनपान करवाती है तो अंड उत्सर्ग नहीं होगा, अंडाणु का उत्सर्जन नहीं होगा और साथ ही साथ वहां आर्तव चक्र भी शुरू नहीं होगा। इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, इस दौरान शिशु को मां के दूध के अलावा ऊपर से पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह कंडीशन है यहाँ पर, अतिरिक्त दूध नहीं दिया जाना चाहिए, पानी भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह अवधि 4 से 6 माह की होती है और ये 4 से 6 माह तक ये जो हमारी विधि है ये बिल्कुल कारगर विधि अप्लाई होती है। गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य होते हैं। इस विधि के दौरान गर्भधारण के चांस लगभग शून्य हो जाते हैं। कितने महीने के दौरान? 4 से 6 महीने। इससे ज्यादा ये विधि काम नहीं करेगी। यह विधि प्रसव के बाद ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की अवधि तक ही कारगर मानी जाती है। समय अवधि मात्र कितनी है? 6 महीने तक इसको क्या माना जाता है? कारगर माना जाता है। तो ये हमारी पहली विधि हुई। इसमें किसी यंत्र का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। अगली विधि है बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन या कोइटस इंटरप्टस। एक अन्य विधि है जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बच सकता है। हम जानते हैं कि ये जो मादा का ये जो योनि वाला भाग है, ये मादा की योनि वाला भाग, ये सर्विक्स वाला भाग, ये गर्भाशय। नर अपने संभोग के दौरान योनि के अंदर शुक्राणु विसर्जित करता है, यहीं पर शुक्राणु विसर्जित करता है और ये शुक्राणु तेजी से सर्विक्स से होते हुए कहाँ जाएंगे? फेलोपियन ट्यूब तक, अंडवाहिनी तक जाएंगे और वहां जाकर ये फर्टिलाइजेशन या निषेचन करेंगे। लेकिन अगर नर संभोग के दौरान वीर्य सेचन जो योनि में करना था वो वीर्य सेचन योनि में ना करने की जगह योनि से बाहर कर दे यदि संभोग के दौरान, तो ये शुक्राणु यहाँ पहुंच नहीं पाएंगे और कभी भी निषेचन होना संभव नहीं है। इस विधि का नाम है बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन। लेकिन ये सबसे कठिन कार्य है क्योंकि उस संभोग के समय पर इतना होश रख पाना इतना आसान कार्य नहीं है। इसके लिए ध्यानी या योगी पुरुष ही ऐसा कार्य कर सकता है, अन्यथा ये कर पाना संभव नहीं है। चलो अगली विधि है हमारी अवधिक संयम विधि। एक दंपति माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन, हम जानते हैं आर्तव चक्र जो है वो 28 से 29 दिन का होता है। आर्तव चक्र का समय कितना है? 28 से 29 दिन। तो वो आर्तव चक्र के समय 10वें से 7वें 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान
मैथुन से बचते हैं। मतलब इस दौरान 10 से 17वें दिन के दौरान अगर मैथुन ना करे तो हम जानते हैं इस 28 से 29वें दिन में 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। अंड उत्सर्ग के 1 से 2 दिन के भीतर ही निषेचन हो जाता है। तो 14 से 15 और 16, तो हमने यहाँ 10 से कितना लिया है, 17 दिन। 10 से 17वें दिन तक अगर मैथुन ना हो तो बचते हैं, जिसे अंडोत्सर्जन की अपेक्षित अवधि मानते हैं। वो इसी पे अंडोत्सर्ग होगा 10 से 17वें दिन के बीच में। वैसे तो 14वें दिन ही होता हम जानते हैं, लेकिन फिर भी 10 से 17वें दिन को माना जाता है आइडियल कंडीशन। इसमें अगर आप क्या नहीं करते हो, मैथुन नहीं करते हो, तो फिर आप निषेचन होना संभव है ही नहीं। इस अवधि के दौरान निषेचन एवं गर्भधारण के अवसर बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेच्य अवधि भी कहा जाता है। 10 से 17वां दिन वाली अवधि निषेच्य अवधि और यहीं पर गर्भधारण की जो संभावना है वो सर्वाधिक है। तो इस समय मैथुन नहीं करना 10 से 17वां दिन, और इसी को कहा जाता है अवधिक संयम। इस तरह से इस दौरान मैथुन सहवाग ना करने पर गर्भधारण से बचा जा सकता है। तो ये बचने के हमारे पास 3 उपाय थे, प्राकृतिक विधियां। इन विधियों में किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता, कोई दवा नहीं ली जाती, कोई साधन का उपयोग नहीं है, अतः इससे दुष्प्रभाव लगभग शून्य के बराबर है। क्योंकि जो कोई साधन नहीं है, कोई उपकरण नहीं है, कोई दवाई नहीं है, तो इनसे क्या होगा, दुष्प्रभाव लगभग शून्य के क्या आएंगे, बराबर। हालांकि इससे असफल रहने की दर काफी अधिक है, लेकिन इनकी सक्सेस के रेट क्या है, बहुत कम है। इनके असफल होने के दर ज्यादा है, अनसक्सेस के रेट ज्यादा है, सक्सेस की रेट क्या है, कम। लेकिन कोई दुष्प्रभाव नहीं है, साइड इफेक्ट्स नहीं है इनके। चलो अगला चले हम यहां से, तो है रोध विधियां, रोकने वाली विधियां, बैरियर मेथड्स हैं ये। रोध या बैरियर विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। भौतिक रूप से अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से क्या किया जाता है, रोका जाता है। मतलब यहाँ फाटक लगा के आपको अंडाणु को शुक्राणु से मिलने से क्या किया गया है, रोका गया है। और चलो इन विधियों में चले यदि हम, तो सबसे पहली हमारी रोधक विधि है कॉन्डोम या निरोध। कंडोम या निरोध पहली पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है, ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि एवं गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाए और स्खलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में नहीं घुस सके। ये यहाँ पुरुष और स्त्री दोनों में उपयोग होते हैं। ये किसका बनाया गया है, तो ये रबर का बनाया गया है। पुरुष, ये वाला पुरुष का है और इधर वाला किसका है, स्त्री का है। दोनों में ही प्रयोग किया जाता है। और इसको संभोग से पहले किसको ढका जाता है, तो नर में लिंग को ढका जाएगा और मादा में योनि को इसको इससे क्या किया जाएगा, ढका जाएगा, ताकि शुक्राणु प्रवेश ना कर पाए। और शुक्राणु के प्रवेश को ही रोका जाएगा, तभी तो निषेचन को रोका जा सकता है। यह गर्भाधान को बचा सकता है और यह गर्भाधान प्रेगनेंसी होने से रोक सकता है, बचा सकता है। पुरुषों के लिए कॉन्डोम का मशहूर ब्रांड नाम है निरोध, काफी लोकप्रिय है। प्रसिद्ध जो ब्रांड है वो कौन सा है, निरोध, पुरुषों के लिए। हाल ही के कुछ वर्षों में कॉन्डोम के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि इससे गर्भाधारण के अलावा यौन संचारित रोग, STIs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी इससे रोकी जाती है। साथ ही साथ एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से भी क्या किया जाता है, बचाव किया जाता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, इसका समाधान हमारे पास क्या है, कॉन्डोम। इसलिए इसका प्रयोग अभी पिछले दिनों से बढ़ चुका है। स्त्री एवं पुरुष दोनों के ही कॉन्डोम उपयोग के बाद फेंकने वाले होते हैं। इनका दोबारा उपयोग नहीं होता, एक बार उपयोग किया और फेंक दिया जाता है, यूज एंड थ्रो है ये। इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है और इस तरह उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। इनको लगाने के लिए डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, इन्हें किसको, स्वयं स्त्री या पुरुष लगा सकती है, ताकि गोपनीयता बनी रहती है। चलो अगली विधि है हमारी डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा,
व टोपी तथा वॉल्ट। डायाफ्राम गर्भाशय ग्रीवा टोपी तथा वॉल्ट रबर से बने रोधक उपाय है। किससे बने हैं? ये रबर से बने हुए रोधक उपाय हैं। किसको ढकते हैं? तो ये देखो इधर से आया गर्भाशय, ये गर्भाशय, और यहां ये लगा है वेजाइना, ये सर्विक्स। तो यहां पर इनका उपयोग किया जाता है। यहां ढकने के लिए इनका क्या किया जाता है? उपयोग। यहां ये लगाए जाएंगे इस तरह से। रबर से बने रोधक उपाय हैं जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। गर्भाशय ग्रीवा, ये रही गर्भाशय ग्रीवा, इसको इनसे क्या कर दिया जाता है? ढक दिया जाता है, क्योंकि शुक्राणु ये आने वाले और शुक्राणु को रोकने के लिए सर्विक्स में ग्रीवा में जाने से रोकने के लिए टोपी जैसी संरचनाएं यहाँ लगा दी जाती है। डायाफ्राम हो, गर्भाशय ग्रीवा टोपी हो या वॉल्ट हो, ये तीनों रबर से बने हुए इसको ढकते हैं। ये गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणु के प्रवेश को रोककर गर्भाधान से छुटकारा दिलाते हैं। इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका रीयूजेबल है, लेकिन हमने देखा कॉन्डोम का रीयूजेबल नहीं है, यूज एंड थ्रो है, एक बार उपयोग करो फेंक दो। लेकिन इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। तीनों का ध्यान रखना, इन तीनों की जो पूरी उपयोगिता है वो नर के लिए नहीं है, यहाँ किसके लिए है? मादा। हमने देखा कॉन्डोम नर के लिए भी उपयोग होता है और मादा के लिए भी, लेकिन ये तीनों केवल और केवल किसके लिए उपयोग किए जा रहे हैं? मादा के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। ये रीयूजेबल है और ग्रीवा को ही ये ढकने का काम करते हैं, शुक्राणु प्रवेश को रोकते हैं। चलो अगली विधि हम देखें यहां से, वो है रसायन, स्पर्मिसाइड्स। इसके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणु नाशक क्रीम, जेली व फोम या झाग का भी क्या किया जाता है? प्रयोग, इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी गर्भ निरोधक क्षमता काफी बढ़ जाती है। मतलब यहां पर अगर इनका उपयोग करने से पहले यहां पर अगर हम योनि के अंदर फोम या स्पर्मिसाइड्स केमिकल का प्रयोग करते हैं तो इनकी क्षमता और बढ़ जाती है, शुक्राणु को प्रवेश होने से रोका जा सकता है यहाँ पर। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है टुडेस। एक ये महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसको नाम दिया है टुडेस। ये रसायन या स्पर्मिसाइड से जो यहाँ प्रयोग की जाती है उसका नाम है टुडेस। चलो अगला हम यहाँ से उदाहरण देखें तो अंतः गर्भाशयी युक्ति आयोडीज। अंतः गर्भाशयी युक्ति या क्या नाम दिया है? आयोडीज। ये युक्तियां डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। योनि मार्ग से गर्भाशय के अंदर ये लगाई जाती है, लेकिन इसको लगाने के लिए डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है, खुद व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे पास तीन है यहाँ पर, औषधि रहित आयोडीज, तांबा मोचक आयोडीज और हार्मोन मोचक आयोडीज। इनके नाम याद रखना है। अगर यहाँ पर औषधि रहित में देखें तो हमारे पास लिपेस लूप है, बहुत महत्वपूर्ण लिपेस लूप। दूसरा अगर हम देखें यहाँ तांबा वाली है तो कॉपर टी और कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। ये जो चित्र है ये कॉपर टी का है। किसका चित्र है? कॉपर टी का चित्र है। कैसे लगाई जाएगी? तो ये जो हमने अभी यहाँ पर गर्भाशय ग्रीवा बनाई थी इसी में लगा के बता देता हूं मैं कॉपर टी को। ये कॉपर टी यहाँ इस तरह से ऐसी लगाई जाती है। कलर और ले लेते दूसरा हम व्हाइट। ये कॉपर टी ऐसी ली हमने, यहाँ ऐसी लगाई और यहाँ थ्रेड रहता है इसमें, ये थ्रेड ऐसे बाहर निकले होते हैं। इस तरह से सर्विक्स में लगाई जाती है, टी शेप की होती है कॉपर टी। और ये कॉपर टी जो है ये कॉपर आयन का स्त्रावण करती है। जैसे टी आकार की दिख रही है, इसका नाम ही क्या रखा है? कॉपर टी। देखो यहाँ ये थ्रेड है, धागे, और ये कॉपर टी, कॉपर की बनी हुई टी शेप की होती है। ये क्या स्त्रावित करती है? ये कॉपर स्त्रावित करती है। और वो जो कॉपर स्त्रावण होता है वो कॉपर क्या करेगा? तो वो कॉपर इन शुक्राणुओं को लंगड़ा बना देगा ताकि वो दौड़ भाग ना कर पाए। ये कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 सबके सब उदाहरण है। तांबा मोचक आयोडीज और हार्मोन मोचक आयोडीज में दो उदाहरण है,
प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। LNG-20 LPG जैसा LNG-20 है यहाँ पर, और प्रोजेस्टासर्ट ये उदाहरण है हार्मोन मोचक आयोडीज के। तो ये आपको याद रखना है, मैच द कॉलम में भी प्रश्न पूछा जाता है। और ये चित्र किसका है? ये कॉपर टी का चित्र है। कैसे काम करती है? तो आयोडीज गर्भाशय के अंदर कॉपर का आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं का भक्षाणु क्रिया फेगोसाइटोसिस बढ़ा देती है। शुक्राणु का भक्षण यूटेरस गर्भाशय में जब बढ़ जाएगा, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता कम करती है, और उनकी गतिशीलता लंगड़े हो जाते हैं और उनकी निषेचन क्षमता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके कारण फेगोसाइटोसिस बढ़ाने के कारण कौन बढ़ाएगा? कॉपर आयन। इसके अतिरिक्त आयोडीज हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए, हार्मोन्स वाली जो है वो भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं। अब ये जो आएगा यहाँ पर यूटेरस से जुड़ने आएगा, कौन जुड़ने आएगा? यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट भ्रूण जुड़ने आएगा। इसका अंतरोपण रोकेगा ये, हार्मोन्स रिलीज करने वाली होगी। तो हार्मोन्स स्त्रावित करने वाली अगर होगी, LNG-20 होगी, तो वो क्या करेगी? इसका इम्प्लांटेशन, अंतरोपण रोकेगी, और यहाँ पर गर्भाशय ग्रीवा से शुक्राणुओं को अंदर आने नहीं देगी, यहाँ भी रोकाव होगा उसका। जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती हैं, उनके लिए आयोडीज आदर्श गर्भ निरोधक है। एक आदर्श, एक आइडियल गर्भ निरोधक है बच्चों में अंतर रखने वाली, कौन? आयोडीज। और भारत में गर्भ निरोधक की यह विधियां व्यापक रूप से प्रचलित है। यही प्रश्न पूछा जाएगा, व्यापक रूप से प्रचलित विधियां भारत में कौन सी है? तो ये वाली जो आयोडीज है व्यापक जो है भारत में उपयोग की गई विधियां हैं। और इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, तो आदर्श गर्भ निरोधक के रूप में आयोडीज का प्रचलन ज्यादा है। ये आपको प्रश्न के जवाब देना है। चलो अगला अगर हम देखें, तो गर्भ निरोधक गोलियां, टेबलेट्स, महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्टोजन अथवा प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन का संयोजन। ये दो हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन, तो या तो प्रोजेस्टेरोन अकेला या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है, या मुंह से टिकिया के रूप में गोली, टेबलेट्स या पिल्स के रूप में लिया जाता है। और इसके गोलियों, पिल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। लोकप्रिय है हमारे पास माला डी, माला एन। ये डेली पिल्स है, माला डी और माला एन। और इन टेबलेट्स में, इन पिल्स में, इन गोलियों में क्या होता है? या तो प्रोजेस्टोजन या प्रोजेस्टोजन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है, और इन्हें आर्तव चक्र महामारी के प्रथम 5 दिनों, मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। महामारी वाला 5वां दिन, जो 5 दिन होते हैं, वो पहले दिन से ही शुरू होना चाहिए। 21 दिन तक ली जाती है ये गोलियां। समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद जब पुनः ऋतुस्राव शुरू होता है, इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है, और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक गर्भ निरोधक की आवश्यकता होती है। तो इनको 21 दिन तक लेना है, 7 दिन छोड़ना है, और फिर महामारी का पहला दिन आए फिर लेना शुरू कर दें। इस तरह से लगातार इनको लेते रहना है जब तक कि आपको गर्भ धारण करना ना हो, तब तक आपको लेते रहना पड़ेगा इनको। आगे बात करें, ये अंड उत्सर्जन और रोपण को संदमित करने के साथ साथ, मतलब ये दो जगह कार्य करती है पिल्स। ये पूछा जाता है अंड उत्सर्ग नहीं होने देगी, या अंड उत्सर्ग अगर हो गया है तो फिर इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी, भ्रूण को जुड़ने नहीं देगी गर्भाशय से। साथ ही साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देती है, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है अथवा उनकी गति मंद हो जाती है। तो ये सर्विक्स ग्रीवा को वहां म्यूकस श्लेष्म का जमाव कर देगी, ताकि शुक्राणु की जो गति है वो कम हो जाए और वो प्रवेश ना कर पाए। यह गोलियां बहुत ही प्रभावशाली तथा बहुत कम दुष्प्रभाव वाली होती हैं तथा औरतों द्वारा खूब स्वीकार्य है। अगर इनकी बात करें तो इनका प्रभाव ज्यादा है, मतलब कारगर ज्यादा है, सफल ज्यादा है, और इनके दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स बहुत कम है।
और इसमें एक गोली जिसका नाम है सहेली, 7 दिन में एक बार। नई गर्भ निरोधक गोली जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है, एक गैर स्टेरॉयडल सामग्री है, मतलब ये स्टेरॉयडल नहीं है, इसमें स्टेरॉयडल हार्मोन्स नहीं है, या 1 हफ्ते में एक बार ली जाती, वीकली है, 7 दिनों में आती है, 7 दिनों में एक बार ली जाती, डेली पिल्स नहीं है, वीकली पिल्स है वाली गोली है। और इसके दुष्प्रभाव बहुत कम तथा यह उच्च निरोधक क्षमता वाली है। दुष्प्रभाव बहुत कम और निरोधक क्षमता ज्यादा है। CDR, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, लखनऊ में इसको बनाया गया था आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से। नॉन स्टेरॉयडल है, केवल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है सहेली में। 7 दिन में एक बार ली जाने वाली ये टेबलेट्स है। तो ये कुछ विधियां हमने डिस्कस की है यहाँ पर। चलो अब आगे चलते हैं हम अगली विधियों की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगली जो मेथड है हमारी, वो है अंतरोपण। बैरियर में हम देख रहे हैं क्या, अंतरोपण इम्प्लांट्स। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्ट्रोजन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इनका संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे अंतरोपण इम्प्लांट्स के रूप में किया जा सकता है। इनके या तो टीके दें या त्वचा में कोहनी के ऊपर, त्वचा के नीचे वसीय ऊतक में इनको इम्प्लांट्स किया जाता है। ये 6 माचिस की तिलियों के समान इम्प्लांट्स होते हैं। संख्या में कितने हैं ये, 6 माचिस की तिलियों के आकार के होते हैं, जो कोहनी के ऊपर त्वचा के नीचे इनको इम्प्लांट्स किया जाता है। इनकी वैलिडिटी लगभग 2 से लगाकर 5 साल तक होते हैं। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति ही होती है, क्योंकि इनमें भी वही है कॉम्बिनेशन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन के साथ मिक्स करके, इसलिए वो गर्भ निरोधक गोलियां पिल्स जैसा ही होगा तथा काफी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होते हैं। गोलियां लंबी अवधि की नहीं होती, ये लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होते हैं अंतरोपण इम्प्लांट्स। चलो आगे चलें। अगला है, हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं। मैथुन के 72 घंटे के भीतर प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन संयोजनों का प्रयोग या आईयूडीज के उपयोग को आपातकालिक गर्भनिरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया है। मतलब यदि आपातकालीन है, आपातकालीन स्थिति वही है कि यदि किसी फीमेल का, किसी मादा का रेप हुआ हो या कोई गर्भ निरोधक जो उपाय हैं वो फेल हो गए हों, उन परिस्थितियों में 72 घंटे के अंदर अगर मैथुन हुआ है और 72 घंटे हुए मैथुन के बाद, तो उसके अंतर्गत यदि प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन वाली पिल्स या फिर आयोडीज का प्रयोग करते हैं तो ये आपातकालीन स्थिति में ज्यादा कारगर पाए गए हैं और इन्हें बलात्कार या सामान्य लापरवाही पूर्ण असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित सगर्भता से बचने के लिए लिया जा सकता है। तो ये 2 विधियां हैं जिसका प्रयोग हम सिर्फ 72 घंटे के अंदर करते हैं। एक है प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, या दूसरा है आयोडीज। ये दोनों ध्यान रखना है, ये 72 घंटे के अंदर भी कार्य करती है। आगे हम स्थायी विधि, अभी तक जो चल रहा था वो अस्थायी विधियां थी, अब हम देख रहे हैं स्थायी विधि। शल्य क्रिया विधियां भी कहा जाता है स्थायी विधि को, इन्हें बंध्यकरण भी कहते हैं। प्राय उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए तथा वह इसे माध्यम के रूप में पुरुष या स्त्री में से एक अपनाना चाहते हैं। मतलब जो आगे गर्भधारण, गर्भावस्था नहीं चाहते, कोई बच्चा नहीं चाहते, अब 2 बच्चे हो गए हैं, ऑपरेशन करवाना है, उस परिस्थिति में किस विधि का प्रयोग किया जाएगा, स्थायी विधि का। इसके 2 नाम हैं, शल्य क्रिया या बंध्यकरण। 2 नाम है इसके, शल्य क्रिया या बंध्यकरण। किसको, स्थायी विधि को कहा जाता है। शल्य क्रिया की दखलंदाजी से युग्मक परिवहन संचार रोक दिया जाता है, फलतः गर्भाधान नहीं होता। और इस शल्य क्रिया सर्जरी के द्वारा, कटिंग के द्वारा ट्यूब को काटकर शुक्राणु का अंडाणु से मिलन रोक दिया जाता है स्थायी रूप से, इसलिए इसका नाम ही क्या रखा है, स्थायी विधि। और ये विधियां नर में अलग है और मादा में अलग है। अगर हम देखें आगे चले तो नर में देख रहे हैं
नर के लिए होता है शुक्रवाहक उच्छेदन या वासेक्टोमी। हम जानते हैं कि नर के वृषण से निकली हुई वास डिफरेंस जो है, ट्यूब जो है, वो शुक्राणुओं को लेकर आती है, इधर से दोनों तरफ से शुक्राणुओं को लेकर आती है। और हम क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ वास डिफरेंस को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। वास डिफरेंस को यहाँ काट रहे हैं और फिर उसको धागे से बांध रहे हैं, या उसको सीधा धागे से बांध दिया जाता है। इस प्रक्रिया का नाम क्या है, वैसेक्टोमी। बंध्यकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए वासेक्टोमी कहा जाता है। जनसाधारण इस क्रियाओं को पुरुष या महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। इसे हम कहते हैं नसबंदी। इसे सामान्यतः क्या नाम दिया गया है, नसबंदी कहा जाता है। शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश स्क्रोटम, शुक्रवाहक में चीरा मारकर छोटा सा भाग काट कर निकाल अथवा बांध दिया जाता है। देखो ये स्क्रोटम वाला भाग है। ये क्या है, स्क्रोटम मतलब वही यहाँ वृषण जिसमें रखे हैं थैले में, उसको हमने स्क्रोटम कहा। स्क्रोटम में एक छोटा सा कट लगाते हैं और यहाँ से अंडवाही, ये जो हमारी वास डिफरेंसेस को बाहर निकालते हैं, फिर इसको या तो काट देते हैं या फिर सीधा धागे से बांध देते हैं। यह तकनीकें बहुत ही प्रभावशाली होती हैं, पर इनमें पूर्व स्थिति लाने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है, क्योंकि अगर यहाँ से कटी गई पाइप तो अब शुक्राणु का इधर जाना संभव नहीं है, तो इनकी सक्सेस का रेट 100% होता है। लेकिन समस्या क्या है कि वापस पूर्व वाली स्थिति लाना, अगर बच्चा फिर पैदा करना चाहे तो ये स्थिति लाना यहाँ बहुत कठिन कार्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर से ऑपरेशन करके इस पाइप को जोड़ना पड़ेगा, ये काम कठिन हो जाएगा। तो वासेक्टोमी किसमें की जाती है, नर में। और मादा में चलें, यदि मादा में क्या होगा, मादा में होने वाली प्रक्रिया को नाम दिया है ट्यूबेक्टोमी। मादा में होने वाली प्रक्रिया है ट्यूबेक्टोमी और नर में होने वाली प्रक्रिया थी वासेक्टोमी। बंध्यकरण प्रक्रिया को महिलाओं के लिए डिंब वाहिनी फेलोपियन नलिका उच्छेदन ट्यूबेक्टोमी का नाम दिया गया है। मादाओं में इसको कहा गया है। जनसाधारण इन क्रियाओं का पुरुष या महिलाओं में नसबंदी के नाम से जानते हैं। इसको भी नसबंदी, वासेक्टोमी को भी नसबंदी और ट्यूबेक्टोमी को भी क्या कहा है, नसबंदी कहा गया है। स्त्री के उदर में छोटा सा चीरा मारकर, अब यहाँ चीरा मारना पड़ रहा है उदर खंड में, वहां स्क्रोटम में, यहाँ उदर खंड में चीरा मारकर योनि द्वारा डिंब वाहिनी नली का छोटा सा भाग निकाल या बांध दिया जाता है। देखो ये डिंब वाहिनी फेलोपियन ट्यूब है और इस फेलोपियन ट्यूब का योनि मार्ग से निकाल कर इसको या तो काट दिया जाता है या फिर बांध दिया जाता है। देखो यहाँ दोनों जगह पर काटा है, बांधा फेलोपियन ट्यूब का, डिंब वाहिनी नली का छोटा सा भाग निकाल या बांध दिया जाता है। उदर में छोटा सा चिरा मारकर या योनि द्वारा, दो तरीके हैं, या तो यहाँ चिरा मारो या फिर योनि द्वारा इसको निकाल कर क्या करो, कट करो या फिर धागे से बांध दो। ये दो तरीके हैं यहाँ पर, जिससे ट्यूबेक्टोमी हो जाएगी। बहुत ही यह तकनीक बहुत ही प्रभावशाली होती, पर इनमें पूर्व स्थिति लाने की गुंजाइश बहुत कम होती। वही वाली बात है, ये है तो प्रक्रिया कारगर, लेकिन पूर्व स्थिति लाना थोड़ा क्या होता है, कठिन होता है इसमें भी। उपयुक्त गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव एवं उपयोग किसी दीक्षित चिकित्सा कर्मी या विशेषज्ञ की परामर्श द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये अपने आप करने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए डॉक्टर की क्या लगेगी, सहायता। प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के रखरखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते। आप नियमित जो है ये जो गर्भ निरोधक उपाय है लें, ऐसा आवश्यक नहीं है जनन स्वास्थ्य के लिए। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन जैसे गर्भाधान सगर्भता के विरुद्ध है। इन सब के बावजूद व्यक्ति को इन विधियों को इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर चाहे सगर्भता को रोकना हो या देरी करने का अंतराल रखने का कोई निजी कारण रहा हो। ये कोई जबरदस्ती नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा इन उपायों को, लेकिन हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके बगैर आप इस समाज को पूरी तरह से
विकसित करे, जन स्वास्थ्य को बढ़ाए, ये थोड़ा असंभव सा कार्य लगता है। इसमें संदेह नहीं है कि इन विधियों के व्यापक उपयोग ने जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि इसी से तो जनसंख्या वृद्धि रोक पाए हैं हम, अन्यथा जनसंख्या वृद्धि को रोक पाना संभव नहीं है। ये जन स्वास्थ्य को बढ़ाना है तो जनसंख्या वृद्धि को रोकना पड़ेगा, और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के ये जो गर्भ निरोधक उपाय हैं ये सबसे कारगर है हमारे पास। चलो, दुष्प्रभाव, क्या इन ये जो हमने गर्भनिरोधक उपाय लिए हैं क्या इनके दुष्प्रभाव है? बिल्कुल। उदरी पीड़ा, पेट में दर्द होना, मितली आना, बीच बीच में रक्त स्त्राव होना, अनियमित आर्तव चक्र स्त्राव, यहाँ तक कि स्तन कैंसर जैसी बातें हो सकती है। तो ये जो हम गर्भ निरोधक उपाय जो ले रहे हैं इनके कुछ दुष्प्रभाव भी है। मितली आना, जी मचलाना, उदरी पीड़ा, पेट में दर्द होना, बीच बीच में रक्त स्त्राव भी हो सकता है आपका। अनियमित आर्तव चक्र, अगर मादा है तो आर्तव चक्र डिस्टर्ब हो जाएगा, 28-29 दिन की जगह 20-25 दिन हो सकता है, उधर 1.5 महीना जा सकता है। या मादाओं में स्तन कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है, तो इनके दुष्प्रभाव भी हैं। अब हम अगला टॉपिक देख रहे हैं, एमटीपी, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। एमटीपी, एमटीपी देख रहे हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। मतलब अभी जो सगर्भता अवस्था है 9 महीने की वो पूरी नहीं हुई, उससे पहले ही अगर आपको उस गर्भ को बाहर निकालना है, हटाना है, तो जानबूझकर, तो इसे कहा जाता है एमटीपी। और पूरी दुनिया में लगभग हर साल 45 से 50 मिलियन चिकित्सीय एमटीपी सगर्भता समापन कराए जाते, जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है। मतलब कुल अगर 5 प्रेगनेंसी हुई है तो एक प्रेगनेंसी तो उसमें से क्या करा ली जाती है, एमटीपी, पूरी दुनिया में। मतलब इतना ज्यादा एमटीपी हर वर्ष होता है, हर साल 45 से 50 मिलियन एमटीपी कराई जाती है पूरे विश्व में। तो कोई आंकड़ा कम है क्या? ये आंकड़ा कम नहीं है। यद्यपि एमटीपी में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सीय गर्भता समापन को स्वीकृति या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें जुड़ी होंगी। अगर सगर्भता भी कराते हैं तो बच्चा तो बन ही चुका है, तो अगर ये तो भ्रूण हत्या हो जाएगी। इसलिए भावनात्मक, नैतिक और धार्मिक और सामाजिक सारे मुद्दे हैं इनमें। तो अभी सभी देश इसको डिसाइड भी नहीं कर पाए कि कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, चूंकि दुरुपयोग तो चलता आ रहा था, तो भारत सरकार ने दुरुपयोग रोकने के लिए 1971 में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी। ऐसा कानून बनाया गवर्नमेंट ने कि उस कानून के तहत यहाँ पर उस कानून के तहत एमटीपी तभी कराई जाएगी जब बच्चे में कोई समस्या हो, डिफेक्ट हो, तो एमटीपी कराई जाएगी, पहला कानून। और दूसरा जो कानून का नियम है कि या तो उस मादा जो एमटीपी करा रही है, उस मादा को उस बच्चे के कारण, उस भ्रूण के कारण खतरा है, जान का खतरा है, तो ही एमटीपी करा सकता है, अन्यथा एमटीपी कराना पाना संभव नहीं है। ऐसा कानून पारित किया गया है। सगर्भता की पहली तिमाही अर्थात 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है। मतलब अगर एमटीपी कराना है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर बताए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने के अंदर अगर आपने एमटीपी कराया तो सेफ है, कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद द्वितीयक तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण और घातक होता है। इसमें माँ को की मृत्यु होने का भी खतरा है, इसलिए इसमें डर बहुत ज्यादा रहेगा। द्वितीय वाले में, पहले तिमाही में कोई समस्या नहीं है।
इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली यह बात देखने में आई है कि अधिकतर एमटीपी गैर कानूनी रूप से अकुशल नीम हकीमों से कराए जाते हैं। अब क्योंकि अब ये कानून के दायरे में आ गया तो कानूनन तरीके से तो एमटीपी करा पाना संभव है नहीं, तो फिर ये गैर कानूनी तरीके से नीम हकीम ऐसे जो डॉक्टर बने ही नहीं है ऐसे लोगों से क्या कराया जाता है एमटीपी, जो कि ना केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। असुरक्षित और कभी कभार ऐसे में उस औरत की जिसका एमटीपी कराया जाए उसकी मृत्यु भी हो जाती है। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्बवेदन का दुरुपयोग। यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्र में अधिक होता है। उल्बवेदन जो है एमनियोसिंथेसिस का प्रयोग करके लिंग निर्धारित कर लेते हैं पहले कि लड़का की लड़की, और लड़की है तो फिर क्या करा देते हैं एमटीपी। ऐसे दुष्परिणाम भी है इस एमटीपी के। इनको रोकने के लिए ही 1971 में वो कानून बनाया है गवर्नमेंट ने। चलो इस चैप्टर के अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, वो है यौन संचारित संक्रमण, STIs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण STI या रतिज रोग VD, वेनरल डिसीज अथवा जनन मार्ग RTI संक्रमण कहा जाता है। जनन मार्ग का संक्रमण मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। 3 नाम मैंने लिख दिए हैं, कौन कौन से हैं, STI, VD और RTI। ये 3 नाम फेमस है यहाँ पर। STI यौन संचारित संक्रमण से संबंधित 3 नाम है हमारे पास, ठीक है। ऐसे रोग जो मैथुन के दौरान फैलते हो एक दूसरे से, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, और इन्हें ही कहा जाता है STIs। और इसकी लिस्ट है, टोटल हमारे पास 8 बीमारियां हैं। यहाँ पर नाम बता देता हूं मैं आपको, एनसीईआरटी में इन सबके नाम दिए हैं। सबसे पहला है हमारा सुजाकिया गोनोरिया, जिसको बैक्टीरिया करता है, निसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है सुजाकिया गोनोरिया। दूसरा है हमारा सिफिलिस, ट्रिपोनिमा पैलेडियम से, कौन से, ट्रिपोनिमा पैलेडियम जीवाणु से ही होता है सिफिलिस। हर्पिस वायरस से होने वाली बीमारी है ये। एड्स खतरनाक बीमारी HIV वायरस द्वारा होता है एड्स। क्लेमेडिया जीवाणु द्वारा होने वाला क्लेमेडिया। अगला है ट्राइकोमोनास प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारी है। अगला है लैंगिक मत्स्य, जेनाइटल वार्ड्स, पेपिलोमा वायरस करता है जेनाइटल वार्ड्स। और आखिरी है यकृत बी, हेपेटाइटिस बी, यकृत बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। तो अधिकतर तो यही पूछा गया है कि कौन बैक्टीरियल डिसीज और कौन वायरल डिसीज है। तो ये वायरस वाली, ये हुई, ये वायरस और ये वायरस। बाकी ये जीवाणु बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया, ये वायरस था, फिर ये बैक्टीरिया है और ये प्रोटोजोन्स है। ऐसा आपको बस इतना ही बताना है, इतनी ये बीमारी और इनका कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, किसके द्वारा होती है, बस इतना ही आज तक पूछा गया है इसमें, ठीक है। ज्यादा डिटेल्स में यहाँ नहीं दिया है एनसीईआरटी में, इसलिए डिटेल्स में नहीं जा रहे इनकी। अब यकृत बी, हेपेटाइटिस बी और HIV का संचरण होता कैसे है, कैसे फैलती है ये। तो एक संक्रमित व्यक्ति के साझा प्रयोग करने वाली सुइयों, टीकों से, संक्रमित व्यक्ति की सुई ले ली तो उससे भी हो जाता है। शल्य क्रिया के औजारों द्वारा, वही जो सिजेरियन ऑपरेशन में औजार उपयोग किए जाते हैं उनके द्वारा। संदूषित रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक का ब्लड दूसरे को दे रहे हैं तो वो ब्लड के साथ भी जा सकता है। फिर संक्रमित माता से उसके गर्भाशय में उपस्थित शिशु भी संचारित हो सकता है। अगर माता को एड्स से हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे को भी चला जाएगा। अपरा प्लेसेंटा इनको रोक नहीं सकता, ये संचारित होते हैं इस तरह से ये रोग। यकृत बी, जननिक परिसर्प, जेनाइटल हर्पिस तथा HIV एड्स और ये जेनाइटल हर्पिस,
इन तीनों को छोड़ दें, संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। मतलब हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस और HIV, ये पूरी तरह से आप इनका उपचार नहीं कर सकते। बाकी सभी जो 8 में से जो 5 बीमारियां हैं उन वो उपचार योग्य हैं, और बशर्ते इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचाना एवं इनका उचित ढंग से पूरा इलाज कराया जाए तो इनका इलाज हो सकता है। प्रारंभिक अवस्था में पता चल जाए तो इनका इलाज कराना आसान है, पर इन 3 का बहुत कठिन है। यकृत बी, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस और HIV, ये पूरी तरह से खत्म कर पाना संभव नहीं है। आगे बात करें तो लक्षण क्या आएंगे, STIs के क्या लक्षण आएंगे। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो कि जननिक क्षेत्र में गुप्तांगों में खुजली चलना, खुजली शुरू हो जाती है इनमें, तरल स्त्राव आना, द्रव का स्त्रावण शुरू हो जाता है, हल्का दर्द और सूजन आदि हो सकते हैं, और दर्द और सूजन भी आ सकती है उन जगहों पर, खासकर जननांगों के पास ही होगी ये सारी प्रक्रियाएं। संक्रमित स्त्रियां अलक्षणी हो सकती है, और जो संक्रमित स्त्रियां उनमें लक्षण ही नहीं दिखाई देंगे। कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते और इसलिए लंबे समय तक उनका पता ही नहीं चल पाता। कभी कभार तो लक्षण प्रकट ही नहीं होते, लंबे समय तक पता ही नहीं चल पाता है। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचालित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है। और अगर लक्षण आ भी जाए तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो एक कलंक महसूस करता है व्यक्ति, इसलिए वो जाता ही नहीं डॉक्टर के पास। ये भी समस्या है। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो जाती है, और अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, ये हल्के फुल्के सिम्टम दिख गए और फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, तो जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे श्रोणि शोथन रोग, PID, श्रोणि क्षेत्र में रोग होगा, गर्भपात हो सकता है, इमेच्योर गर्भपात हो सकता है, मातृ शिशु जन्म हो सकता है, मृत शिशु जन्म हो सकता है, बच्चा मरा हुआ पैदा हो सकता है, अस्थानिक सगर्भता, मतलब यूटेरस में हम जानते हैं इम्प्लांटेशन होता है, लेकिन ये फिलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाएगा, इससे यह गर्भता किसी काम की नहीं रहेगी। बांध्यता, स्टेरिलिटी आ जाती है, और जनन मार्ग का कैंसर भी हो सकता है। ये जटिल समस्याएं आती है अगर हल्के फुल्के लक्षण आपने ध्यान नहीं दिया, इनका इलाज नहीं कराया तो ये समस्याएं आ सकती है। क्या इनका निदान है? बिल्कुल। STIs की रोकथाम के लिए किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखना, एक से अधिक व्यक्तियों के अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध ना रखना, मैथुन के समय सदैव कॉन्डोम का इस्तेमाल करना, क्योंकि कॉन्डोम इन बीमारियों को फैलने से रोकता है। यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिले और रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराएं। और अगर आपको सिम्टम मालूम पड़ रहे हैं तो एक तुरंत जाकर एक अनुभवी डॉक्टर से सलाह लें, ताकि इससे आप बच सकते हो STI से। चलो अब हम चल रहे हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, बांध्यता या स्टेरिलिटी की बात कर रहे हैं अब हम। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बांध्य है, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चे पैदा कर पाने में क्या होते हैं? असमर्थ। मतलब केवल भारत ही नहीं है, पूरी दुनिया में कई सारे ऐसे दंपति है जो क्या है? बांध्य है। बांध्य का सीधा मतलब है कि वो सहवास तो कर रहे हैं, लेकिन किसी गर्भ निरोधक उपाय के या असुरक्षित सहवास करने के बावजूद भी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। और 1 साल की बात नहीं, 2-3 साल तक अगर ऐसा होता है तब हम उसे क्या घोषित करते हैं? बांध्य घोषित करते हैं। तो इस बांध्यता के कारण क्या होंगे? क्यों बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं दंपति? उसके कारण हो सकते हैं जैसे शारीरिक, शरीर की क्षमता, मतलब शुक्राणु या अंडाणु उत्पन्न करने की क्षमता नहीं हो, जन्मजात भी हो सकती है समस्या, रोगजन्य भी हो सकती है, कोई बीमारी हो अगर व्यक्ति को तब भी यह समस्या आ जाएगी बांध्यता की। औषधिक हो सकती है, मेडिसिनल हो सकती है, कोई ज्यादा दवाई खाई उससे भी समस्या आ सकती है, प्रतिरक्षात्मक, और यहां तक कि मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। ध्यान रखना,
प्रतिरक्षात्मक मतलब इम्यूनिटी अगर कमजोर है शरीर की तब भी ये बाध्यता आ सकती है। और एक जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो मनोवैज्ञानिक है। आप पूरी तरह से सब तरह से स्वस्थ हो लेकिन आप मनोवैज्ञानिक रूप से आपने मान रखा है, कुछ गड़बड़ रखी है आपने मन के अंदर, तो भी बाध्यता आ सकती है। ये सबसे चौंकाने वाला केस है मनोवैज्ञानिक। और ये सारे के सारे कारण क्या लाते हैं? बाध्यता लाते हैं। चलो आगे चले यदि इसमें हम, तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART, ये वो तकनीकें हैं जिससे इस बाध्यता को क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। क्योंकि पहले ऐसी कोई व्यवस्था हमारे पास थी नहीं कि इस बाध्यता को हटा पाए, लेकिन आज हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, हम इस बाध्यता को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। कुछ विशेष तकनीकों द्वारा अनेक बच्चे पैदा करने में मदद की जा सकती है और ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकियां ART कहलाती है। और इन तकनीकियों को ही क्या नाम दिया है? ART। और यहाँ मुख्य 4 तकनीकों की बात करेंगे। सबसे पहला हमारा है टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक। कौन सी तकनीक है? टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक। मतलब पूरा बच्चा तैयार होने वाला है टेस्ट ट्यूब के अंदर। और इसीलिए क्योंकि शरीर से बाहर निषेचन होगा, इसलिए इसे कहते हैं पात्रे या IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्योंकि ये जो शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होने वाला है, ये कहाँ होने वाला है? टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये अंडाणु और ये आया इधर से शुक्राणु, और इस अंडाणु और शुक्राणु का जो निषेचन है वो कहाँ होने वाला है? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। मतलब शरीर से बाहर, इसलिए इसे कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या नाम दिया है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक बहुत लोकप्रिय तकनीक है। इस विधि में जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम कहा जाता, नाम से जाना जाता है, इसमें प्रयोगशाला में पत्नी या दाता स्त्री के अंडे, पत्नी के लेते हैं अंडे या फिर किसके लेंगे? दाता स्त्री के अंडे लेते हैं, से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणु को एकत्रित करते हैं। अंडाणु किसके लेंगे? या तो पत्नी के लेंगे या किसी डोनर के लेंगे, दाता स्त्री के लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो जो स्त्री है, पत्नी है, वो अंडाणु उत्पन्न ना कर पाए। तो दाता के लेंगे या पत्नी के लेंगे अंडाणु, और पति के या फिर दाता पुरुष के शुक्राणु को लेकर एक टेस्ट ट्यूब में, प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। और ये टेस्ट ट्यूब हमारा केमिस्ट्री लैब वाला टेस्ट ट्यूब नहीं है। ये इस ट्यूब के अंदर वही वातावरण निर्मित किया जाता है जो अंडवाहिनी के अंदर होता है, और फिर यहाँ इनका निषेचन करवाया जाता है। निषेचन से क्या बनेगा? जायगोट। क्या निर्मित होगा? जायगोट। और इस जायगोट को फिर माता के फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। इसके लिए 2 अलग अलग यहाँ पर तकनीकें मैंने ली है। जैसे एक बहुत फेमस जिसको हम कहते हैं जिफ्ट, और दूसरी है IUT। जिफ्ट क्या है? जायगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट। इस युग्मनज मतलब जायगोट या प्रारंभिक भ्रूण, जो भ्रूण है वो कितने ब्लास्टोमियर का है? 8 ब्लास्टोमियर है। मतलब अभी डिवीजन होके उसने कोशिकाएं कितनी निर्मित की है? 8 जायगोट ने, को फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी फेलोपियन स्थानांतरण अर्थात जायगो इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट कहलाता है। मतलब अगर हम इसको कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? इस 8 ब्लास्टोमियर को फिलोपियन नलिका में, क्योंकि अभी विभाजन अगर सही में फर्टिलाइजेशन फिलोपियन नलिका में होता तो फिलोपियन नलिका में ये 8 ब्लास्टोमियर बनते, पर हमने निषेचन कहाँ करवाया है? टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो इस निषेचित अंडे को अब हमने 8 ब्लास्टोमियर तक कहाँ इम्प्लांट किया है? फिलोपियन नलिका में। यह फिलोपियन नलिका मान लो, तो इस फिलोपियन नलिका में इसको क्या कर दिया? स्थानांतरित। कितने तक? 8 ब्लास्टोमियर तक। और इसे नाम दिया है जिफ्ट। जिफ्ट मतलब जायगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। जायगोट को कहाँ ट्रांसफर किया है? फिलोपियन ट्यूब में। अगर मान लो 8 से 16 ब्लास्टोमियर हो जाए या 32 ब्लास्टोमियर तक अगर ये पहुंच जाए विभाजन करते हुए टेस्ट ट्यूब के अंदर,
तो फिर इसको फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करते, फिर इसको ट्रांसफर करते हैं हम यूटेरस में, गर्भाशय में, और इसको हमने नाम दिया है IUT। जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है तो इसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में कहाँ करते हैं इम्प्लांट? गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर IUT कहते हैं। इसे ही क्या नाम दिया है? IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहा है। जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीवो निषेचन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूणों को भी स्थानांतरित के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये तो हमने यहाँ पर तकनीक उपयोग की है कि हमने टेस्ट ट्यूब में करवाया। अगर ये काम चाहे तो हम किसी मादा जिसमें ये सारी प्रक्रियाएं प्राकृतिक रूप से हो रही उस मादा का भी भ्रूण लेकर किसी दूसरे के अंदर यहाँ इम्प्लांट किया जा सकता है। ये भी तकनीक अपनाई जा सकती है। ये एक तकनीक है। या तो हम टेस्ट ट्यूब की सहायता लें, पहले टेस्ट ट्यूब में हम निषेचन करवाएं और फिर यहाँ ट्रांसफर करें, या एक तरीका ये भी हो सकता है कि किसी मादा के अंदर ये हमने फर्टिलाइजेशन करवा लिया और वहां से निकालकर भ्रूण को यहाँ स्थानांतरित कर दिया। ये पॉइंट बोलना चाह रहा, आखिरी वाला पॉइंट। तो ये पहली तकनीक थी हमारी टेस्ट ट्यूब बेबी। अब चलते हम दूसरी तकनीक की तरफ, वो है गिफ्ट। सही मामले में ये गिफ्ट ही है, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ऐसे मामले में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती लेकिन जो निषेचन और भ्रूण परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है, उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है जिसे कहा जाता है गिफ्ट। ध्यान रखना, गिफ्ट में क्या हो रहा है? गिफ्ट में फिलोपियन नलिका जो है वो फिलोपियन नलिका जहां निषेचन होता है वो पूरी तरह से गड़बड़ है। किसमें? टेस्ट ट्यूब बेबी वाले प्रोग्राम में, गिफ्ट में। लेकिन गिफ्ट में फिलोपियन नलिका पूरी तरह से क्या है? स्वस्थ है। फिलोपियन नलिका पूरी तरह से क्या है? स्वस्थ। मतलब यहाँ निषेचन हो सकता है। तो फिर क्या गड़बड़ है? लेकिन फिर भी जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, अंडाणु उत्पन्न नहीं कर पा रही, फिलोपियन नली तो सही है यहाँ पर। गिफ्ट में फिलोपियन नलिका सही नहीं थी, गिफ्ट में फिलोपियन नलिका क्या है? सही। तो ऐसी स्थिति में या तो किसी अन्य दाता स्त्री का क्या लेंगे हम? दाता। इसमें दाता अंडाणु लेकर स्त्रियों की फिलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। दाता स्त्रियों का लेकर अंडाणु को यहाँ फिलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर देते और इधर शुक्राणु आएंगे और यहाँ निषेचन हो जाएगा, बाकी प्रक्रियाएं नॉर्मल रहेगी। इसे कहते हैं हम गिफ्ट। क्या नाम दिया है? गिफ्ट। क्योंकि ये जो अंडाणु है ये उसी स्त्री का नहीं है, उस माता का नहीं है, पत्नी का नहीं है, किसी डोनर का लिया है, क्योंकि अंडाणु उत्पन्न कर ही नहीं पा रही है। तभी तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? गिफ्ट प्रक्रिया। तो ये कहलाती है गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब है गेमेट, मतलब अंडाणु का फिलोपियन नलिका में ट्रांसफर करना। अगली तकनीक है हमारी ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन। फुल फॉर्म क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो अंडाणु की जो बाहर की परत जिसको हम नाम देते हैं जोना पेलुसिडा, ये परत कौन सी है? जोना पेलुसिडा। ये अंदर की जोना पेलुसिडा परत जो है ये इतनी सख्त हो जाती है कि इधर से आने वाला जो शुक्राणु है वो शुक्राणु इसकी दीवार को तोड़ नहीं पाता। ऐसी सिचुएशन में शुक्राणु को इंजेक्शन में भरते हैं और सीधा कहाँ पहुंचा देते हैं? अंडाणु के अंदर। और इस तकनीक का नाम है ICSI। प्रयोगशाला में भ्रूण बनने के लिए अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है। सीधा छोड़ दिया जाता है किसको? शुक्राणु को, क्योंकि वो दीवार नहीं तोड़ पा रहा। कौन सी? जोना पेलुसिडा। और इस तकनीक का नाम है ICSI। पर ध्यान रखना, इसमें ये जोना पेलुसिडा क्या हो गई है? सख्त हो गई है। अगली हमारी तकनीक है वो है कृत्रिम वीर्य सेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या हो रहा है? तो इस प्रक्रिया में बाध्यता के ऐसे मामले जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित कर सकने के योग्य नहीं है,
मतलब पुरुष का जो लिंग है वो वीर्य सेचित नहीं कर पा रहा योनि के अंदर, या स्खलित वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत ही कम है, या फिर स्पर्म काउंट बहुत कम है। दो समस्याएं हैं, या तो वीर्य सेचित नहीं कर पा रहा नर, या फिर नर में वीर्य शुक्राणु की संख्या क्या है, कम है। ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक से किया जाता है। तो फिर इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्राणु लेकर, या तो पति से शुक्राणु ले या दाता से शुक्राणु ले, कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है। सीधा शुक्राणु को हम यंत्र की सहायता से या तो योनि में या गर्भाशय में छोड़ देते हैं शुक्राणु को। शुक्राणु या तो पति के लिए या फिर दाता के लिए है, और इसे अंततः गर्भाशय वीर्य सेचन IUI नाम दिया है। क्या नाम दिया है? IUI नाम दिया है। तो ये जो है अंतः इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन इसको नाम दिया है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, क्योंकि हम यूटेरस के अंदर, गर्भाशय के अंदर क्या डालने वाले हैं? शुक्राणु। और इसी तकनीक का नाम है कृत्रिम वीर्य सेचन। ये सारी तकनीक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं कि इन सभी तकनीकों में विशिष्टीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा एवं क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धता पूर्ण संचालन हैंडलिंग की आवश्यकता होती है और बहुत महंगी भी होती है। ये तकनीकें एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा ही की जाती है और ये महंगी भी होती है, सस्ती तकनीकें नहीं है। इन उपायों को अपनाने में भावात्मक, धार्मिक तथा सामाजिक घटना भी काफी निर्धारक होते हैं, क्योंकि आप जो स्पर्म ले रहे हैं, शुक्राणु ले रहे हैं या अंडाणु अगर दाता का ले रहे हैं, तो सीधी सी बात है वहां आपकी भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक सारी समस्याएं आपके साथ रहेंगी, क्योंकि आपका वो स्वयं का पति पत्नी का दंपति का अंडाणु या शुक्राणु नहीं, किसी और नर या मादा का अंडाणु शुक्राणु है, तो वहां ये सारी समस्याएं भी आएगी। हमारा देश एक कानून शिशु को कानूनन गोद लेने की इजाजत देता है, और जो दंपति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। हम चाहे तो बच्चा गोद ले सकते हैं जो बांधे हैं वो लोग, या फिर इन तकनीकों का क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। यही हमारा चैप्टर था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।